वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा भी शुद्धता देना। नमस्कार। आज का सुविचार, सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है। सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल स्मॉल एफर्ट्स। हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अगर हौसले बुलंद हो तो छोटे छोटे कदमों से भी मंजिल मिल जाएगी। थैंक यू। नमस्कार। हमारा आज का शब्द है विंड, WIND, विंड। विंड का अर्थ होता है हवा या वायु। हमारे चारों तरफ हवा है और हम हवा में से ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। एग्जाम्पल, द स्ट्रॉन्ग विंड क्लोज द डोर विद अ लाउड बैंग। तेज हवा के कारण दरवाजा जोर की आवाज से बंद हुआ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लाई हूँ आज का पजल। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? ध्यान से सुनना। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? सोचो सोचो सोचो। नहीं पता? सही जवाब है एन। इंग्लिश में ई के बाद एन आता है। ENGLISH, इंग्लिश। गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं आज का इतिहास। सन 1875 में आज ही के दिन देश के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सन 1984 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने दिल्ली के उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज के विशेष में हम स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व के विषय में जानेंगे। सरदार पटेल जी का जन्म नाडियाद, गुजरात में एक कृषक परिवार में हुआ था। वे झवेर भाई पटेल और लाडबा देवी जी की चौथी संतान थे। सोमा भाई, नरसी भाई और विट्ठल भाई उनके अग्रज थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई थी। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सन 1928 में बारडोली सत्याग्रह के सफल होने के पश्चात वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। सन 1991 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 31 अक्टूबर सन 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले में वल्लभ भाई पटेल के एक नए स्मारक का शिलान्यास किया। इस स्मारक का नाम एकता की मूर्ति रखा गया है। इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज के विशेष के बाद वक्त है आज की प्रश्नोत्तरी का। और पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? और इसका उत्तर है केरल। केरल में पुरुषों की साक्षरता दर 97.4%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 95.2% है। दूसरा प्रश्न, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली? इसका उत्तर है 16 अप्रैल 1853 और ये रेलगाड़ी मुंबई एवं ठाणे के मध्य चली थी। और आज का तीसरा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? और इसका उत्तर है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। और आज का आखिरी प्रश्न है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? और इसका उत्तर है अलीगढ़ ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की संस्कृत कविता विमानयानम रचयामा। राघव माधव सीत ललित विमानयानम रचयामा। नीले गगने विपुले बिमले वायु विहारम करवा
राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयामः उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलुयामः कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्द्रलोकं प्रविशामः राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयामः शुक्रश्चन्द्रः सूरो गुरुरिति ग्रहाणि सर्वान् गणयामः विविधा सुन्दरतारश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामः राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयामः अम्बुदमालामम्बरभूषाम् आदाय हि प्रतियामः दुखित पीडित कृषक जनानां गृहेषु हर्षं जनयामः राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयामः। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कहानी आखिरी काम। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफी जाना जाता था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी जाए, और वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी के घर का निर्माण कर दीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर यह जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहां वह बड़ी सावधानी से लकड़ियां चुनता और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से ये सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर घर जा सकता हूँ। ठेकेदार बोला, हाँ आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। धन्यवाद। नमस्कार। आज जन जागरूकता में विषय है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। देसी रियासतों का विलय स्वतंत्र भारत की पहली उपलब्धि थी और निर्विवाद रूप से पटेल का इसमें विशेष योगदान था। नीतिगत दृढ़ता के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार और लौह पुरुष की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल ने आज़ाद भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। अटल इरादों वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल आधुनिक भारत के शक्ति स्तंभ थे। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब वहां की प्रजा ने विरोध किया तो वह भागकर पाकिस्तान चले गए और इस प्रकार जूनागढ़ में भी भारत में मिला लिया गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने कहा, सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया। निसंदेह सरदार पटेल द्वारा यह 562 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी।
महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को इस रियासतों के बारे में लिखा कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल सिर्फ और सिर्फ तुम ही हल कर सकते हो, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हल कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दिए गए लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए गतिविधि आधारित कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं एलो कोड को प्राप्त करने के लिए कक्षा शिक्षण की गतिविधियों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 2 के गणित को लेकर। एलो कोड है आज हमारा M209 और M210, अर्थात इसमें छात्र ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करने के साथ साथ गैर मानक इकाइयों के बारे में हम समझाने का प्रयास करते हैं। जहां दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। आप इस प्रकार की गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं में अपने तरीके से भी शामिल कर सकते हैं। हमारी आज की गतिविधि का नाम है देखो और बताओ। चूंकि आज हम ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बात करने वाले हैं, तो शिक्षकों से अनुरोध है कि पहले छात्रों से पूरे कक्ष का अवलोकन करने को कहें। जैसे छत है, दीवारें हैं, कॉर्नर है, फर्श है और तमाम वो चीज़ें जो कक्ष में रखी हुई हों उन पर एक नज़र डालें। एक सबसे अच्छा तरीका है जो साइकिल के पहियों में जो तान लगी होती है, जो रॉड लगी होती है साइकिल के पहिए में, जो बहुत सारी तानें होती हैं, यदि आपके पास वो उपलब्ध है तो बहुत बढ़िया। आप एक तान दिखाकर उसे पूछ सकते हैं ये सीधी है अथवा टेढ़ी मेढ़ी है, और इसी तरह 3 को मिलाकर आप धागे से या रबर बैंड की सहायता से या आवश्यकता होने पर आप बेल्ट भी करा सकते हैं, बेल्डिंग कराकर भी दिखा सकते हैं। और इस तरह से 3 तानों को मिलाकर त्रिभुज और 4 को मिलाकर चतुर्भुज की आकृति दिखाते हुए अब छात्रों से पूछें कि इस प्रकार की आकृति आप कक्ष में देख पा रहे हैं क्या, वे कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। सभी छात्र अपने अपने अनुसार ये संख्या बताएंगे और छात्रों को निर्देश दें कि वे कॉपी पर संख्या भी लिखें और ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे हो सकता है दीवार पर कोई चित्र बना हुआ हो, या छत किस तरह की है, या कॉर्नर किस तरह का है। छात्रों को लिखने का निर्देश दें। साथ ही उनसे इस बारे में भी बात करें कि जब वे घर जाते हैं या घर से आते हैं, स्कूल से घर के बीच में, वो कौन कौन सी इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं जो त्रिभुज के तरह की होती हैं या चतुर्भुज के तरह की होती हैं या सीधी रेखा जैसी होती हैं। छात्रों से ये सवाल भी कर सकते हैं किसका घर ज़्यादा दूर है, किसका घर कम दूर है, और दूरी कैसे बता पाएंगे। अथवा कक्ष में जब आप बैठे हुए हैं तो छात्र से पूछें कि आप मुझसे कितनी दूर बैठे हो, ये बताओ। छात्र जब बता रहे हों तो उनकी थोड़ी मदद करें इस चीज़ को समझने में, और उनको आप इशारा भी कर सकते हैं कि कदमों के जरिए भी नाप सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पर हाथ के प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसी दूरी हो उस प्रकार से हम नाप सकते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां जब आप करा रहे होंगे तो निश्चित रूप से छात्रों की स्पष्टता को लेकर आपको उनकी मदद करनी है। आप देखेंगे कि छात्र बहुत सारे ऐसे उत्तर दे पाएंगे जो आपने भी नहीं सोचे होंगे। उनका समेकन करते हुए छात्रों को आकृतियों के बारे में स्पष्टता के साथ समझाने में मदद करें। तो इस प्रकार से ये गतिविधि आप करा सकते हैं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि जब भी वो गतिविधि करा रहे हों तो गतिविधि की रोचकता का पूरा ध्यान रखें और समुचित निर्देश छात्रों को उपलब्ध कराएं। जब छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उनके हाव भाव पहचानते हुए उनकी मदद करें। उनको लगना चाहिए कि आप गंभीरता से सुन रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, पर याद रहे छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों के। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।